गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन आदि। देखिए बच्चों, सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम और सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो चलिए कुछ उदाहरण द्वारा हम जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो आपको देखिए वाक्य पढ़ने में भी सुनने में भी कुछ अटपटा सा लगा होगा और आपको समझ ही नहीं आया होगा कि क्या बोल रहे हैं, मोहित 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 बार बार। तो आप देखिए सर्वनाम का प्रयोग करते हुए आपका ये पैराग्राफ कुछ ऐसा बना। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पे आपका सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से ही आपका वाक्य बिल्कुल भावपूर्ण हो गया, यानी आपको समझ में आ गया कि क्या कहा जा रहा है। और सर्वनाम का हम संज्ञा के स्थान पर उचित प्रयोग करके अपनी बात को पूरी तरह दूसरों को बता भी सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र थे। श्री कृष्ण नित्य गाय चराने जाते थे। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तथा श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। तो यहाँ पे आपका बार बार श्री कृष्ण शब्द बार बार आ रहा है, तो ऐसा बहुत ही अटपटा सा लग रहा है सुनने में भी और पढ़ने में भी। अब नीचे वाली लाइनों को देखिए, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वे यशोदा के पुत्र थे। वे गाय चराने जाते थे। उन्होंने कंस का वध किया तथा उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया। तो देखा आपने कि वे और उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने से, यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने से आपका वाक्य कितना अधिक सुंदर हो गया। यानी सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं। तो चलिए सर्वनाम के भेदों को जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। यहाँ उदाहरण देखिए, मैं टीवी देखूंगा। तो मैं शब्द व्यक्ति ने अपने लिए प्रयोग में लिया, इसलिए आपका ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मेरा नाम अनिल है। तो मेरा शब्द भी आपका क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो उन हम में मिला हुआ है, यानी कि वो उन्हीं के बीच है, इसलिए उसने हम का प्रयोग किया है और ये शब्द भी आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यानी कि बोलने वाला, यानी कि वक्ता जो बात को बोलता है वो ही आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा भेद है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप आदि। यहाँ देखिए आपका जो मध्यम पुरुष है वो हमेशा सुनने वाला व्यक्ति होता है, यानी श्रोता। जो व्यक्ति बोलता है जिसको, यानी जो सुन रहा है बात को, वो हुआ आपका मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। जैसे कि आप इधर बैठिए, इसमें आपका आप मध्यम पुरुष है। इधर बैठने के लिए उनको बोला जा रहा है, इसलिए आप शब्द आपका क्या है, मध्यम पुरुष। तुम चित्र बनाओ। तो तुम, तो यहाँ पे तुम शब्द भी आपका मध्यम पुरुष है, क्योंकि जिन्होंने इसको ये बात कहा कि तुम चित्र बनाओ, जिन्होंने ये बोला
वो तो आपका उत्तम पुरुष है, पर जिसको बोला मतलब कि तुम, तो ये शब्द आपका हुआ मध्यम पुरुष। अंतिम है आपका अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। यानी कि इस सर्वनाम शब्द में आपका वो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं होता, ठीक है। अधिकतर कभी कभी मौजूद होगा तो काफ़ी दूर होगा, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, वो झूठ नहीं बोलता, यानी ये उसको इशारा करते हुए या फिर वो काफ़ी दूर खड़ा है और उसको कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो काफ़ी दूर है, यानी अन्य पुरुष। उसके पास कार है, तो ये व्यक्ति भी काफ़ी दूर खड़ा है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि वो और उसके, ये दोनों ही शब्द आपके क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित प्राणी वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, तो इस वाक्य में आपका यह है, वह मेरे भाई का सहपाठी है, तो इस वाक्य में वह है, यानी कि यह और वह, ये दोनों ही शब्द आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्योंकि निश्चय यानी बिल्कुल कंफर्म, जब हम किसी बात को लेकर बिल्कुल श्योर होते हैं, डाउट नहीं होता हमें, तो उसे हम कहते हैं निश्चित, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। यह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे इशारा हो रहा है, इसकी ओर देखते हुए हम बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि यह एक अच्छा लड़का है। तीसरा भेद है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, वो संज्ञा शब्द, वे सर्वनाम जिसमें हम किसी व्यक्ति वस्तु को लेकर के कंफर्म नहीं होते, यानी निश्चित नहीं होते। जैसे कि आपका यहाँ लिखा लस्सी में कुछ गिर गया, अब हमें नहीं पता क्या गिरा, कीड़ा गिरा, मकोड़ा गिरा, मच्छर गिरा, मक्खी गिरी, तो हमें नहीं पता क्या गिरा है लस्सी में, पर हमें इतना पता कि कुछ गिर गया या कुछ पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ शब्द से आपका अनिश्चय होने का बोध हो रहा है। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ यानी पैसे दे दो, खाना दे दो, कपड़े दे दो, कुछ भी हम दे सकते हैं, भिखारी है क्योंकि। तो यहाँ पे कुछ शब्द भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, हमें नहीं पता, इसलिए आपका ये जो कोई शब्द है वो भी अनिश्चय की ओर इशारा करता है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चौथा भेद है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध नाम से पता चल रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों का संबंध प्रकट होता है, वो सर्वनाम आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी इसमें एक आपका उपवाक्य होता है, यानी प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा आपका उस पर आश्रित होता है। अगर हम पहली बात बोलेंगे तभी आपकी दूसरी बात बोली जाएगी, तभी दोनों को मिला के आपका एक बात पूरा करता है, यानी एक स्टेटमेंट पूरी होती है। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अगर पहली बात होगी तभी ये दूसरी बात बोली जाएगी और तभी ये पूरा वाक्य तैयार होगा। जो करेगा सो भरेगा, यानी अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसका परिणाम खुद ही भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम में आपके जो, सो, जिसने, उसने, जैसा, वैसा, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है और ये वाक्य को जोड़ने का, संबंध बनाने का कार्य करते हैं। पांचवा भेद है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में आपका कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्दों का प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए यहाँ पे कौन बढ़ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या खा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो आपको बच्चों बहुत आसान है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो नीचे चित्र को देखिए, रमेश क्या खा रहा है, आप कैसे हो, तो ये दोनों ही शब्द आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के निशान हैं। निजवाचक सर्वनाम, जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति कुछ शब्दों का प्रयोग केवल खुद के लिए करता है, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम।
इसमें आपके बड़े सारे शब्द आते हैं, जैसे खुद, अपने आप, स्वयं, स्वतः। तो ये सारे शब्द किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, यानी पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से। जैसे मैं अपना खाना अपने आप बनाती हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाक्य है मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। खुद शब्द आपका निजवाचक है। तुम स्वयं यह कार्य करो, तो स्वयं, तो ये भी आपका निजवाचक यानी पर्सनल है, निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आ गया। आओ देखें कितना सीखा। सर्वनाम के भेद हैं 4, 5, 6 या 3। 6 भेद हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन से एक बार देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, यानी 6 भेद। वह मेरी पुस्तक है, वाक्य में वह है, वह, जब हम बिल्कुल श्योर होके बात करते हैं, कन्फर्म होते हैं, तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी आपका यहाँ पे वह मेरी पुस्तक है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि 3 प्रकार है उसके। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई यानी हम कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है हमारा यहाँ पे, तो इसमें आपका बनेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 3 भेद है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा समझ आई होगी। कक्षा में जो कुछ पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये चारों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।